नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक घर पहुंचे बेटे ने पत्नी को अपने माता पिता से नौकरों की तरह काम करती देखा तो उसने अपनी पत्नी का किया वो हाल कि आज जब मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे ताजे आम दिखाई पड़े तो उसने गाड़ी पार्किंग में लगाई और फटाफट 1 किलो ताजे आम खरीदे और साथ ही 1 किलो जामुन भी ले लिए। यह सोचते हुए घर के लिए चल पड़ा कि पापा तो देखते ही खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। रमन ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अपने माँ पिताजी का सामना कर सके। तभी रमन की पत्नी रिया धमकाते हुए बोली, पापा जी, आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे काम कर रहे हैं? अगर ये काम शाम तक आपके बेटे के आने से पहला पूरा नहीं हुआ ना तो इस बुढ़िया को उतनी ही तकलीफ दूंगी, फिर मुझे दोष मत देना। राम सिंह जी घबराकर बोले, बहू, कमला को कुछ मत कहना, मैं रमन के आने से पहले सब काम कर दूंगा और उससे कुछ नहीं बोलूंगा। रिया अकड़कर बोली, ठीक है, पर याद रखना पापा जी, तुम दोनों ने जिस दिन अपने बेटे के आगे अपना मुंह खोला ना उसी दिन तुम दोनों का बोरिया बिस्तर उठाकर बाहर फेंक दूंगी, फिर सड़क पर भीख मांगते रहना। रिया की बातें सुनते हुए कमला जी उसे एकटक निहारती रही तो उन्हें भी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, हे बुढ़िया, ऐसे खड़े खड़े मुझे क्या घूर रही है? खाएगी क्या मुझे? चला, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, कल पार्टी में डांस करके बहुत थक गई थी, तो मेरे हाथ पैर को मालिश कर और थोड़ी देर दवा भी दे। कमला जी ने बहू को देखा और फिर पैर दबाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी रिया के गाल पर थप्पड़ पड़ने की आवाज गूंज उठी। रिया को तो 1 सेकंड तक कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ उसके साथ, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रमन पर पड़ी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रमन चिल्लाते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे माता पिता के साथ ऐसा करने की? राम सिंह जी बेटे की आवाज सुनकर तब तक बाहर आ गए थे। रमन नम आंखों से बोला, जिस पिता के कपड़ों की कभी क्रीज नहीं टूटी, जिस माँ से कभी पापा ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, उनकी तुमने ऐसी हालत कर दी। बड़ों से कैसे व्यवहार किया जाता है वह तमीज भूल गई हो क्या? रिया चिल्लाते हुए बोली, हाँ, भूल गई हो सारी तमीज। जब से आए हैं जीना हराम कर दिया है दोनों ने। तुम्हें ही मुबारक हो, तुम्हारे ये अनपढ़ माँ बाप। मैं इन गवारों को कभी नहीं झेल सकती, समझे तुम? और इन गवारों को यहां बुलाया ही क्यों? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इन्हें, पर अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। घिन आती है मुझे इन लोगों को देखकर। ना खाने की तमीज, ना पहनने की तमीज, ना उठने बैठने की तमीज। जिनके साथ खाना खाने बैठे तो सामने वालों को उल्टी हो जाए, पूरे खाने को लड्डू बना करके खाते हैं। और कपड़े तो देखो, इन्हें देखकर किसी को भी हंसी आ जाए, इतने ओल्ड फैशन है। कान खोलकर सुन लो रमन, मैं इन लोगों को एक पल के लिए भी अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रिया की बातें सुनकर रमन के गुस्से का पारा और भी ज्यादा चढ़ गया। उसने एक तमाचा रिया के गाल पर और जड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे माता पिता से इतना नफरत करती हो, वरना तुमसे शादी तो दूर तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। अरे मेरे माँ बाप के लिए तुम जैसी हजारों लड़कियां कुर्बान। माफी मांगो रिया, मैंने कहा मम्मी पापा से माफी मांगो,
वरना आज मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊंगा। माफी, और इन गवारों से माय फुट। इतना कहकर रिया अंदर कमरे में चली गई। रमन गुस्से में दंदनाता हुआ जाने लगा तो माँ ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और नम आंखों से बोली, जाने दे बेटा, वैसे अब हमारी जिंदगी बची ही कितनी है, पर तू अपनी जिंदगी खराब मत कर। बहू को नहीं पसंद हमारा यहाँ रहना तो हम यहाँ से चली जाएंगी। तू हमारी चिंता मत कर। कल सुबह की हमारी गांव की टिकट करवा देना। माँ की बातें सुनकर रमन अपने माता पिता के चरणों में एकदम से घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, पापा, आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा यकीन मानिए, आप दोनों मेरे लिए भगवान से भी पहले हो। मन कर रहा है कि खुद को। रमन सिंह जी बेटे से कड़क आवाज में बोली, खबरदार, अगर अपने आप को कोसा तो। क्या हम नहीं जानते कि हमारा बेटा अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है? पर बेटा, हम गांव में भी बहुत खुश हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। आस पड़ोस से लोग इतना मान सम्मान देते हैं, और फिर तुम तो हर शनिवार रविवार हमारे साथ पूरे दिन रात रहते हो। हमारे लिए बस वही बहुत है। वैसे भी हम अपने घर, उसके आंगन को बहुत याद करते हैं। इतना कहकर राम सिंह जी अपनी और अपनी पत्नी के साथ आंगन में कुछ में बिताए अपने खट्टे मीठे पलों में खो गए। जब बेटे के जाने के बाद वह कमला जी का मन बहलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। अरे सुनती हो, अरे वो भाग्यवान 65 साल के राम सिंह जी ने अपनी पत्नी कमला जी को आवाज लगाई। नहीं, कान में रुई डाल रखी है। मीठा सा ताना देते हुए कमला जी ने रसोई से ही जवाब दी, अरे भाग्यवान, कभी तो मुझे सभी समय दिया करो। मेरे पास भी 2 घड़ी आ करके बैठा करो। राम सिंह जी बोली, नहीं, मैं कहाँ आपको समय देती हूँ, ये बच्चे तो यूं ही पैदा हो गए। कमला जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बस भाग्यवान, मैं तो पूछ रहा था, चाय पियोगे क्या, मलाई वाली? अच्छा तो ये बात है, आपको चाय पीनी है तो ये नाटक क्यों कर रहे हैं? मुझे टाइम नहीं देती। घर में बैठोगे और चाय चाय की रट लगाओगे। और क्या पूछ रहे थे? चाय पियोगी? शायद हमारी शादी को 35 साल हो गई, आज तक कभी चाय बनाकर पिलाई है आपने? ठीक है, मत बनाओ चाय, बाहर थोड़ा चक्कर लगा कर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है अभी बाहर जाने की, बना रही हूँ चाय। मालूम है, बाहर चक्कर लगाने के तो बस बहाने चाहिए। फिर कहोगे, भाग्यवान गुस्सा मत करो, दोस्त मिल गया था। वह दोस्ती की कसम देकर 2 पैक पिला दिया। चलो अब बस करो, ये हंसी मजाक, आओ और यहाँ बैठो, टीवी चालू करो, मैं आती हूँ चाय बनाकर। कमला जी के रसोई में जाते ही हॉल में खामोशी छा गई। राम सिंह जी टीवी का स्विच ऑन करके रिमोट ढूंढने लगे। नहीं मिलने पर आवाज लगाने लगे, कमला कहाँ हो, ये रिमोट नहीं मिल रहा है, सुनते क्यों नहीं? सुनती हो? कमला जी ने जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं मिलने पर राम सिंह जी परेशान हो गए और एकदम से दौड़कर रसोई की तरफ जाने लगे। तभी कमला जी रसोई से निकल कर आई और कहने लगी, हद होती है चिल्लाने की। अभी तो कहा चाय बनाने को जा रही हूँ, चाय बनाने भी नहीं देते। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो और रसोई में क्यों आ रहे हो? अरे वह रिमोट नहीं मिल रहा था टीवी का। अरे तुम्हें क्या जेब में लेकर घूम रही हूँ जो रसोई में आ रहे थे? नहीं कमला, तुमने जवाब नहीं दिया ना, तुम्हें परेशान हो गया था कि कहीं तुम्हें कुछ। राम सिंह जी ने कमला जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भावुक स्वर में कहा। कमला जी यह देखकर भावुक हो गई। पति का प्यार देखकर उनकी आंखें नम हो गई
फिर खुद को संभालते हुए बोली, अरे आप तो फालतू में चिंता करते हो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं तो गुस्से की वजह से जवाब नहीं दे रही थी, सोचा चाय लेकर आऊंगी तब जवाब दूंगी। नहीं कमला, ऐसे कभी मत करना, गुस्सा भले ही कर लेना पर बुलाने पर जवाब जरूर देना। राम सिंह जी का इतना प्यार देखकर कमला जी की आंखें पानी पानी हो गई और कहने लगी, चलिए चलकर बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। राम सिंह जी ने नम स्वर में हामी भरी और हॉल में जाकर फिर रिमोट ढूंढने लगे। रिमोट मिलने पर बैठ गए और टीवी चालू कर दिया। लीजिए आपकी चाय पापड़ और गुड़ वाले सेब। अरे वाह, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने। अरे यार, क्या चाय में मलाई नहीं डाली? नहीं, आपको डॉक्टर ने मना किया है मलाई खाने को। तुम्हें पता है ना चाय में मलाई मुझे कितनी अच्छी लगती है। हाँ तो क्या करूं, नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी। चुप करके चाय पी लो, नहीं तो यह भी ले जाऊंगी। अरे स्वीटी, आधा चम्मच मलाई डाल दो ना, मलाई बिना चाय अच्छी नहीं लग रही। कमला जी बोली, हे भगवान, इस 65 साल के बुड्ढे को कुछ बुद्धि दो, मैं समझा समझाकर थक गई हूं। ठीक है इस बुड्ढे की बुद्धि, आप जाओ और मलाई लेकर आओ। कमला जी गई और मलाई लेकर आई। तौबा, दुनिया सुधर गई पर आप नहीं सुधरेंगे। दोनों चाय पीने लगे और टीवी देखने लगे। चाय पीते पीते राम सिंह जी ने रिमोट उठाया और चैनल चेंज कर दिया तो कमला जी को गुस्सा आ गया। अरे यार, क्या अच्छा वाला चल तो रहा था, क्यों चेंज कर दिया? क्या आप जानबूझकर मुझे तंग करते हैं? क्या मेरा शांति से बैठना आपको पसंद ही नहीं है? हाँ, ये सच बात है, मुझे जब तक तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देती मैं बेचैन हो उठता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जानबूझकर परेशान करता हूँ। तुम्हारी आवाज से ये घर घर लगता है। मैं डर जाता हूँ कहीं तुमसे बिछड़ना पड़ा तो मैं अकेले जी नहीं पाऊंगा। इतना कहते ही दोनों की आंखें नम हो गई। राम सिंह जी सोफे से नीचे उतरकर जमीन पर घुटने के बल बैठ गए और कमला जी का हाथ थामकर कहने लगे, हाँ कमला, हमारी शादी को 35 साल हो गए, लेकिन मैं अभी तक एक बात नहीं कह पाया। मैं कबूल करता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब से ही मैं तुम्हारे बगैर की एक पल भी नहीं रह सकता। तुम हमेशा कहती थी ना कि प्यार करते हो तो कभी इजहार भी करते, तो आज मैं अपने प्यार का इजहार करता हूँ। राम सिंह जी और कमला जी के सिर्फ एक ही बेटा था, रमन। रमन को बड़े लाड प्यार से और नाजों से पाला था। रमन शुरू से ही पढ़ने में तेज तरार था और अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। राम सिंह जी ने बेटे की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होने दी। उसके कहने से पहले ही उसकी हर इच्छा पूरी कर देते थे कि चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वक्त के साथ साथ बेटा बड़ा हो गया और अपनी पढ़ाई पूरी करके उसकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। वक्त रहते बेटे की शादी भी हो गई। रिया एक अमीर घराने की लड़की थी, जिसमें शादी के 15 दिन बाद ही अपने सास ससुर से अलग रहने का फैसला सुना दिया था कि वह यहाँ गांव में नहीं रह सकती। रमन ने बहुत मना किया था, लेकिन मैं करता भी क्या। रोज रोज की घर में लड़ाई झगड़े होने से अच्छा था कि पिताजी ने उसे शहर में जा करके रहने के लिए बोल दिया था, क्योंकि रमन की नौकरी भी शहर में ही थी, जिसके लिए उसे सुबह शाम 2-2 घंटे का रोज सफर तय करना पड़ता था। दिल पर पत्थर रखकर रमन भी अपने माता पिता से अलग हो गया, लेकिन हर शनिवार इतवार वह अपने माता पिता के साथ ही रहता।
रिया उसके साथ नहीं आती, क्योंकि उसे गांव में आकर रहना पसंद नहीं होता था। धीरे धीरे बेटा शहर में सेटल हो गया, अपना बड़ा सा घर ले लिया। तो जबरदस्ती करके एक दिन बेटा अपने माता पिता को शहर ले आया। सास ससुर को सामने देख रिया का माथा ठनका, लेकिन रमन ने बात को संभालते हुए कहा, मम्मी पापा अब हमारे साथ यही रहेंगे। वैसे भी अब उनकी उम्र हो गई है, अब उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है। बड़ी मुश्किल से रिया ने हामी भरी थी। एक दिन बहू बेटे घर पर नहीं थे और उनके कमरे का एसी भी खराब हो गया था। तो कमला जी और राम सिंह जी बेटे के कमरे में सोफे पर बैठ गए थे। इतने में रिया घर आई और उन्हें अपने कमरे में बैठा देख गुस्सा करती हुई बोली, मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई? आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए? रिया चिल्लाते हुए बोली। सास कमला जी बोली, बहू, हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में नहीं थी, इसलिए तुमसे बिना पूछे ही हम तुम्हारे कमरे में आ गए। रिया ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी एसी देखा भी है आप लोगों ने? और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हो। बिजली का बिल आता है मम्मी जी। पापा जी, आपका बेटा बढ़ता है, आप लोगों को क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में ही पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी का खर्चा निकल पाता है। मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्च बढ़ाने हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में ही रहने के लायक हो। आप लोगों ने शहर की फैसिलिटी क्या देख ली, पैसे उड़ाने लग गए। यह सब जो आप लोग देख रहे हैं, इस घर में सब आपके बेटे की मेहनत का है। इसलिए आइंदा से एसी या किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए और मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। कमला जी नम आंखों से बोली, बहू, कम से कम तू मेरा नहीं तो अपने ससुर जी का इज्जत का लिहाज कर। जरा इनकी उम्र तो देख, कब से कुछ भी कहे जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छलनी हो जाता है। तुम कहती तो हम थोड़े दिनों में वैसे भी वापस जाने वाले थे, इसलिए थोड़ी देर शांति से अपने बेटे के साथ गुजार लेने दो। रिया बोली, थोड़े दिनों के बाद क्यों, कल ही जाओ। और आपका बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है, अब मैं हूं इसकी देखभाल करने के लिए। और वैसे भी मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। जब से आए हैं मेरा पति नहीं रहा, आपका बेटा ज्यादा बन गया है। इसलिए मैं तो यही चाहती हूं कि आप लोग वापस गांव चले जाएं। खैर, गांव जब जाना तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से चले जाओ। कमला जी और राम सिंह जी इतना सुनकर अपने कमरे में आ गए। कमला जी सोचने लगी कि बेटा रमन बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर लाने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब कमला जी और राम सिंह जी गांव से नहीं आना चाहते थे तो वह जबरदस्ती उन्हें गांव से शहर ले आया। कमला जी और राम सिंह जी ने भी बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और बेटे रमन के साथ शहर आ गए। रिया, जो कि शहर के आधुनिक विचारों की लड़की थी, रिया रमन के माता पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि रमन के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आज़ादी छिन जाती है। उसे पहले की तरह
बाहर घूमने को नहीं मिलता, ना आए दिन घर में सहेलियों को बुलवाने का मौका मिलता है। 2 वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता है, क्योंकि रमन कहता है कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद है। रिया बाहर घूमने का नाम भी लेती तो वह माता पिता को भी साथ ले जाता। उसका माता पिता के प्रति प्यार रिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। रमन अपने माता पिता की इज्जत करता था, जिसे देखकर रिया को बहुत जलन महसूस होती थी। रमन अपनी माँ से अपने मनपसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ की खूब तारीफ करता, जिसे देख रिया जल भुन जाती और उसे अपने ही सास दुश्मन नजर आने लगती, क्योंकि वह भी यह बात जान चुकी थी कि रमन अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। रिया घर में रमन के सामने तो अच्छे से रहती, पर रमन के ऑफिस जाते ही रमन के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती। इसलिए रमन के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा था। कमला जी और राम सिंह जी बेटे रमन को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में कलेश उत्पन्न नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि रमन को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो रमन का दिल टूट जाएगा। रमन तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर रिया को तो सास ससुर फूटी आंख ना सुहाते थे। एक दिन रमन अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे रिया की आवाज सुनाई दी। रिया कमला जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी, आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती है तो काम क्यों करने जाते हो? आपको मशीन में कपड़े लगाने के लिए किसने कहा था? आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फर्क नहीं समझ आता तो आपने मशीन में हैंड वॉश की बोतल में से लिक्विड क्यों डाल दिया? मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी चीजों को हाथ मत लगाइए। रमन ने जब रिया को अपनी माँ के प्रति यह बर्ताव करते देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वह गुस्से में बोला, ये किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से? बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? रिया बोली, हाँ, मैं भूल गई हूँ तमीज बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो। मैं इन दोनों को झेल नहीं सकती। रमन बोला, रिया, ये तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? कमला जी बेटे को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं रमन बेटा, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। नहीं माँ, इसे तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो रिया ना नुगर करते हुए अपने कमरे में चली गई। नहीं, मैं तो क्यों माफी मांगूंगी? रमन ने बहुत दिनों से दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूं। तुम दोनों को गांव में ही क्यों नहीं रहने देते? बार बार हमारे घर क्यों बुलाते हो? रमन बोला, ये हमारा घर क्या लगा रखा है तुमने? इस घर पर मेरे माता पिता का भी उतना अधिकार है जितना तुम्हारा, समझी? रिया चिल्लाकर बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लों से बंधे रहना। बोलकर रिया गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उस दिन तो रमन ने रिया को माँ के कहने पर छोड़ दिया था, लेकिन आज जब उसने अपने माँ बाप को नौकरों से भी ज्यादा बेकार हालत में देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने धड़ाधड़ रिया पर हाथ उठा दिया। लेकिन आज भी उसके माँ बाप ने ही अपना दिल बड़ा दिखाते हुए बहू को कुछ नहीं कहने दिया। राम सिंह जी ख्यालों से बाहर आए तो बोले, बेटा, तू हमारे गांव की टिकट बनवा दे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों में कलेश हो। रमन अपने माता पिता से माफी मांगते हुए बोला, रिया की तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं, मगर आप मुझे छोड़कर मत जाइए। राम सिंह जी बोले, बेटा, फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा। तुम्हारा जब मन करे
तब तुम गांव मिलने आ जाना। माँ पापा की जिद के आगे रमन ने हामी भर दी। दोनों को गांव की टिकट बनवा दी और राम सिंह जी और कमला जी वापस गांव आ गए। रिया इतनी घमंडी थी कि कभी माफी मांगना तो दूर, कभी अपने सास ससुर से गांव में फोन पर भी बात नहीं करती थी। रमन को रिया का यह व्यवहार देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन रमन ने कहा, खाना तैयार रखना। रिया बोली, क्यों, तुम्हारे मम्मी पापा फिर से आ रहे हैं? लेकिन वे वापस यहाँ क्यों आ रहे हैं? पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा करवा कर उन दोनों को शांति नहीं मिली क्या, जो फिर से कलह डालने आ रहे हैं? एक काम करो, तुम उन्हीं को रख लो, मैं चली हमेशा के लिए अपने मायके। बोलकर रिया बैग में कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। रिया ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े थे। रिया बोली, मम्मी पापा, आप लोग अचानक यहाँ? रिया की मम्मी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्धाश्रम जा रहे थे, मगर जब दामाद जी को पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे कि मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धाश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम लोगों से लड़ाइयाँ करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उनका उल्टा जवाब नहीं देते। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी भी चीज़ के लिए कभी रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। यह सब सुनकर रिया रोने लगी और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है मम्मी, जिसकी सजा आज मुझे भगवान दे रहा है। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो यह मेरे द्वारा अपने सास ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गए। रिया रमन से माफी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और अपने माता पिता में फर्क नहीं किया। मैं पैसों के घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं भूल गई थी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भरते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में रहने की जगह दी। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी हमें बेटा हो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। रमन, आज आपने मेरी आंखों पर लगी पट्टी को उतार दिया। रमन बोला, रिया, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। जो बदलाव देख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही तो उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था, जिस दिन उन्होंने दोनों भारी मन से वापस गांव चले गए थे। रिया, बुजुर्गों का यह भौतिक सुविधाएं नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। रमन, रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने सास ससुर को गांव फोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफी मांगी। राम सिंह जी और कमला जी ने रिया को माफ कर दिया। कमला जी बोली, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही हमारे लिए काफी है। रमन बोला, देखा रिया, मम्मी पापा ने तुमको तुरंत माफ कर दिया। बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के भूखे होते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करोगे। क्या पता लोग कब तक हमारे साथ रहें। अगले दिन ही रमन और रिया अपने सास ससुर को लेने के लिए गांव पहुंचे थे
और खुशी खुशी उन्हें शहर ले करके आए, जहां आज वह एक ही छत के नीचे अपने मम्मी पापा और सास ससुर के साथ खुशी खुशी रह रही थी। दोस्तों, हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर का पेड़ है, जिनकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। जिस दिन वह पेड़ टूट जाता है, हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए बुजुर्गों को प्यार और सम्मान दे, ताकि वह भी अपने बचे हुए दिन को हासिल खुशी से बिता सके। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है, इसलिए हो सके तो उनका दिल कभी ना दुखाए। कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार ना करे। उन्हें तो रुपयों पैसों की जरूरत नहीं होती है, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए। उन्हें तो बस अपनों का साथ चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।